Hello students, good morning. In the previous video, we discussed about work and what is positive work, what is negative work और zero work. So वर्क में हमने क्या देखा था, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो वो क्या हो रही थी, अपनी जगह से क्या हो रही थी, डिस्प्लेस हो रही थी. ठीक है, वो मोशन में आ रही थी. ऑब्जेक्ट जो है कोई भी जिस पर हम फोर्स लगा रहे थे वो किस में आ रहा था, मोशन में आ रहा था. सो हमने क्या बोला, उस पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. उसके बाद हमने पॉजिटिव वर्क के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर फोर्स डिस्प्लेस में फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या बोलते थे, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है. ठीक है, नेगेटिव वर्क क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया था. और अगर ज़ीरो वर्क की बात करें, ज़ीरो वर्क में क्या था हमारा, अगर मान लो आप वर्क जो है फोर्स लगा रहे हो, अप साइड आपने फोर्स लगाई है और दूसरी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हो और उनके बीच का जो एंगल बन रहा हो वो कितना बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो हम क्या बोलते थे, जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है. ठीक है, फिर हमने वर्क डन ये भी देखा था कि कौन सी क्वांटिटी होती है. वर्क डन क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था. ठीक है, जैसे वर्क हमारे किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट जो वर्क है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. कैसे थी स्केलर क्वांटिटी, ये हमने एक एग्जाम्पल के साथ देखा था इसको. ठीक है, और जो ऐसा यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है, न्यूटन मीटर, या फिर जो है जूल ने इस काम में, इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया वर्क के क्षेत्र में, तो हमने इसको जूल बोल दिया था, जूल से आइडेंटिफाई कर दिया था. सो अब इस वीडियो में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या होती है. सो एनर्जी की हम इस जो सिंपल से डेफिनेशन है, सिंपल से डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की एबिलिटी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क. जैसे मैंने बोला ए ऑब्जेक्ट है और ए पॉइंट है और बी पॉइंट है. मैंने बोला आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है और क्या जाना है, दौड़ के जाना है. ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कैसे जाना है, आपको दौड़ के जाना है. सो मैं क्या बोलूँगी, आपने टाइम भी कम लिया, दौड़ के गए हो ए से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट पर आप दौड़ के गए हो. और उसके बाद मैं क्या बोलूँगी कि आपने, आपके अंदर जो है एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने कम टाइम में क्या कर लिया, ज़्यादा काम किया है. ठीक है, उसके बाद एक आलसी सा पर्सन था, मैंने उसको बोला कि हाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर दौड़ के जाओ, तो वो कैसे जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा. ठीक है, क्योंकि आलसी है. तो मैं क्या बोलूँगी कि आपके अंदर तो एनर्जी कम है, बिल्कुल एनर्जी कम है. क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम ले लिया और वर्क डन क्या किया, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पर्सन वर्क आपने कम किया. ठीक है, सो एनर्जी जो होती है काफ़ी टाइप की होती है वैसे तो, जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो मैं बोलने के लिए यूज़ कर रही हूँ जैसे एनर्जी का, उसको बोलूँगी साउंड एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बट इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी को किस टाइप में, दो टाइप में डिफाइन किया गया है आगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है, जूल होती है. क्योंकि एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, एबिलिटी टू डू वर्क. जितने भी हम काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी. सो एनर्जी को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, वर्क डन के. ओके, जितनी एनर्जी की यूनिट होगी वही यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट होगी. सो क्या बोल सकते हैं हम, the ability to do work is called energy. The amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड होगी बॉडी के द्वारा, वो किसके इक्वल होगी, जितनी एनर्जी निकलेगी ना किसी भी बॉडी के द्वारा, वो किसके इक्वल होगी, जितना वो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वो काम करने में अपने एनर्जी रिलीज कर रहा है. ठीक है, जितना वर्क डन होगा उसके इक्वल क्या होगी, एनर्जी होगी. एनर्जी भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. जैसे वर्क देखा था ना, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. उसके बाद हमने यूनिट्स देखी थी, एनर्जी की यूनिट्स क्या थी, जैसे वर्क की यूनिट है वैसे ही एनर्जी की यूनिट है. 1 किलो जूल क्या होगा, 1 किलो में कितना होता है, 1000 होता है. जूल की जगह हमने जूल लगाया. ठीक है, तो 1 किलो जूल में कितना जाएगा, 1000 जूल आता है. ठीक है, जो बिगर यूनिट है. उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे, जिसमें हम सिर्फ 2 एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में 2 एनर्जी के बारे में ही डिस्कस किया गया है जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है में 2 टाइप आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी बॉडी के अंदर उसके मोशन के द्वारा आती है, ठीक है, जो एनर्जी बॉडी के अंदर उसके मोशन के द्वारा आएगी, उस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगी? काइनेटिक एनर्जी। मान लो आप रनिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? रनिंग कर रहे हो, तो आप क्या हो? मोशन में हो। आपकी रनिंग में क्या हो? मोशन में हो। सो आपके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं बोलती हूँ आप अभी बैठे हो, ठीक है, या आप सो रहे हो, स्लीपिंग पे हो, तो आपके अंदर उस टाइम भी एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को क्या नाम दिया गया है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमें बैठने के लिए, सोने के लिए भी, एक जगह स्थिर रहने के लिए भी एक एनर्जी की नीड होती है, और उस एनर्जी का क्या नाम दे दिया? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं? जो एनर्जी बॉडी के अंदर उसके मोशन के द्वारा आती है, जो मोशन के द्वारा एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और जो भी किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी उसकी पोजीशन के कारण, उसकी शेप के कारण और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी आती है उसको मैं क्या बोलूँगी? पोटेंशियल एनर्जी। सो हम अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसको। सो इसके लिए मैं 2 केस लेती हूँ। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कोई हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, कोई स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी है अलग अलग। तो इसके लिए मैंने 2 केस लिए, ठीक है, 2 केस लिए। 2 केस से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वेलोसिटी और मास की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, वो हाफ ऑफ mv² होता है। बट वो हाफ ऑफ mv² आएगा कैसे? जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वेलोसिटी और मास की फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए हम कुछ केस ले लेते हैं। सो फर्स्ट केस लिया है, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और बी पॉइंट पर मैंने कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कोई भी बॉक्स है या ब्लॉक है, मैंने एक बी पॉइंट पर रखा हुआ है, और मैंने इस ए पर्सन को, जो ए पॉइंट पर खड़ा है, उसको बोला कि आपको स्पीडली जाना है, स्पीड से जाना है रनिंग करते हुए, और इस ब्लॉक को क्या करना है? आपने टक्कर मारनी है, इस ब्लॉक को धक्का देना है, ठीक है। स्पीड से आ रहा है तो वर्क डन भी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मान लो स्पीड से आया तो ये बॉक्स को क्या करेगा? धक्का देगा, और बॉक्स क्या होगा? स्पीडली ही क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करके बी पॉइंट से कहाँ आ गया? वो ब्लॉक सी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। मूव करके कहाँ गया? सी पॉइंट पर। अब यहाँ पर अब मुझे ये सोच के बताओ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पर्सन की वो क्या होगी? ज़्यादा वेलोसिटी होगी या कम वेलोसिटी होगी? सो आप देख सकते हो, अगर ये फास्टली रनिंग कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? लार्ज हो रही है, ज़्यादा हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर फास्टली मूव कर रहा था, रनिंग कर रहा था, रनिंग करते हुए इसने क्या कर दिया? ब्लॉक को धक्का दिया। जैसे सिंपली आप कुछ भी आप रनिंग करते होते हो और आपके सामने कुछ भी आ जाता है तो क्या करते हो? उसको आप पैर मार के भाग जाते हो, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में क्या लिया? अब ए पॉइंट पर कोई पर्सन खड़ा है, सेम वही है, और वो क्या है? आलसी है थोड़ा। मैंने उसको बोला आपने स्लो जाना है, और बी ब्लॉक, जो बी पॉइंट पर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है? आपने धक्का देना है। अब वो स्लो जा रहा है, धीरे धीरे गया, ठीक है। धीरे धीरे जाने के बाद जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? उसको ब्लॉक को धक्का देगा। ब्लॉक को जब उसे धक्का दिया तो जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे ही जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाएगा और वो रुक जाएगा थोड़ा सा दूर जाने के बाद। तो यहाँ से अभी ये देखो, एक तो वेलोसिटी की बात होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कम थी, ऊपर वेलोसिटी क्या थी? ज़्यादा थी, ठीक है। अभी इसको धक्का दे रहा है तो इस पर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इस पर क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स। सो आप ये देखो अब किस केस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है इस ब्लॉक पर। सो आप देख सकते हो जब ये फास्टली मूव कर रहे हैं तो ये फोर्स क्या कर रहा है? अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं इस ब्लॉक पर, और जब ये स्लो मूव कर रहे हैं तो ब्लॉक पर जो ये फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या करेगा? कम करेगा। तो हमने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी और मास की टर्म में रिलेट करना है फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला डेराइव करना है और उसको हम वेलोसिटी और मास की टर्म में रिलेट करना है।
सो जैसे कि हम जानते हैं जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते थे और उसमें क्या आ जाता था, डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ही याद रखना है, इसको भूलना नहीं है ज़िंदगी भर भी, क्योंकि आपकी हायर क्लासेस में भी यूज़ होने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, सो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सो इसी चीज़ों से हमें क्या पता लग रहा है, अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, अगर इस पर ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, ये ब्लॉक कहाँ गया था, ज़्यादा दूर गया था। ठीक है, ये जो मैं केस समझा रही हूँ ना, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो आप जो नेक्स्ट टॉपिक करोगे ना उसमें आपको हेल्प मिलेगी इन केसेस से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये फास्टली मूव कर रहा था, जो फोर्स थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, ज़्यादा था। अगर फोर्स ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो वर्क डन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्क डन ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्स ज़्यादा हुई, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, तो मैं क्या बोलूँगी, वर्क डन भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में जो वर्क डन है वो किस केस में ज़्यादा हुआ, ये आप अंडरस्टैंड करके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही थी, फास्टली मूव कर रहा था, यहाँ पर स्लोली मूव कर रहा था, तो वर्क डन किस केस में ज़्यादा हुआ, इस केस में। ठीक है, तो फर्स्ट केस में वर्क डन क्या था, वो ग्रेटर था एज कम्पेयर टू वर्क डन ऑफ सेकेंड केस। ठीक है, अब दूसरा केस लिया मैंने, एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसके सामने मैंने मास रख दिया, कुछ भी मान लो, एक मैंने बड़ा सा बॉक्स रख दिया जिसका जो वेट था, जो मास था उसका, वो कितना था, 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम का मैंने उसके सामने मास रख दिया और मैंने उसको बोला इसको धक्का दो। सो अब आप ही देख लो, अगर आपके सामने ज़्यादा बड़ा मास होगा, अब यहाँ पर 100 किलोग्राम है, बहुत हैवी मास है, इसको धक्का देगा बट मूव नहीं कर पाएगा, धक्का देगा बट ये मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक का मास क्या है, ज़्यादा है, ब्लॉक का मास क्या है, ज़्यादा है। सो इसको मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो मेरे को कम करनी पड़ेगी या ज़्यादा करनी पड़ेगी, मास ज़्यादा, फोर्स भी क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा। ठीक है, मान लो कोई भी, ये अब ये पेन है, इसको तो आप इजीली मूव कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर कोई बड़ी, बहुत बड़ा चीज़ रख देती हूँ आपके सामने, अलमीरा रख दी मैंने, अलमीरा रख दी मैंने बहुत बड़ी आयरन की, और उसको बोला मैंने कि आप इसको पैर से मूव करो, क्या आप कर पाओगे, नो, क्योंकि मास ज़्यादा है, उसका वजन ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो इनसे क्या पता लगेगा हमें कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा और वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पिछले केस में पीछे हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। जो एबिलिटी टू वर्क, जितना हम काम करते हैं ना, जितना भी काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एनर्जी। जितना काम करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, वर्क डन के। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में देखा था यूनिट्स भी सेम थी, स्केलर यूनिट्स थी, और जो यूनिट्स थी जूल, ऐसा यूनिट थी, वो भी क्या थी, सेम थी, एनर्जी और वर्क की, जूल। ठीक है, सो जो एनर्जी है, एनर्जी की जो फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो भी किसी की फॉर्म है, एनर्जी की। ठीक है, तो हम जब एनर्जी को वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो किसकी फॉर्म है, एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी किसके इक्वल लिख सकते हैं, वर्क के। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी को भी मैं किसके इक्वल लिख दूंगी, वर्क डन के। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, फॉर्मूला किसकी टर्म में, वेलोसिटी और मास की टर्म में। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना, जो वर्क डन था, वेलोसिटी ज़्यादा थी तो वर्क डन भी क्या था, ज़्यादा था, वेलोसिटी ज़्यादा थी तो वर्क डन भी क्या था, ज़्यादा था। और वर्क डन को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एनर्जी के। ठीक है, वर्क डन को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एनर्जी के। तो एक केस और ले लिया मैंने, एक केस लिया, कोई भी मास था हैवी। ठीक है, मैं उस पर फोर्स अप्लाइड करूँगी, ए पॉइंट पर कोई मास रखा हुआ है, मैं उस पर फोर्स अप्लाइड करूँगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जब बिना फोर्स अप्लाई किए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। स्टार्टिंग में तो 0 ही होगी इनिशियल वेलोसिटी, आप देख सकते हो। अब ये पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी होगी जो इसकी, वो क्या होगी, कुछ होगी, नो, 0 होगी। जब भी इस पर फोर्स अप्लाइड करूँगी तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा,
और जहाँ पर ये जाएगा लास्ट में जाएगा उसको मैं इसको क्या बोल दूँगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी को हम डेराइव करेंगे किसकी टर्म में, वेलोसिटी और मास के टर्म में। जैसे हम जानते हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है उसमें फोर्स किसके इक्वल था, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम क्या करेंगे, हम अब फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं ना, तो जितने भी इक्वेशंस आई हैं ना उनको आपने हमेशा ही याद रखना है। जो मोशन की 3 इक्वेशंस थी ना उनको भी याद रखना है, उनको भूलना नहीं है, क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है ना उसका यूज़ करेंगे हम। उसका यूज़ करके एफ़ की तो वैल्यू हमें पता लगी, एफ़ को हम क्या रख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी है, अब फोर्स को कैसे ड्राइव किया है यहाँ पर, कोई भी बॉडी है जब भी उस पर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, कोई बॉडी है, अब उस बॉडी का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा। जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, उसकी चेंज होगी। और चेंज इन वेलोसिटी को ये क्या बोलते थे हम, एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एफ की वैल्यू मिल गई, एस की निकाल लो यहाँ से, एस की क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो एस की वैल्यू और एफ की वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में आप एफ और एस की वैल्यू यूज़ कर लोगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन द अबव इक्वेशन, तो एफ की वैल्यू कर देंगे एम ए की वैल्यू ठीक है रख देंगे, एस की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से ए कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क डन है ना, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। ठीक है, वो भी आपने हमेशा याद रखना है। वर्क इज इक्वल्स टू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अभी एम क्या है यहाँ पर, ये भी याद होना चाहिए। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, एम क्या है, मास, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, 0 होगी। मान लो मैंने बॉल ले ली, ये बॉल ली थी, अब बॉल मास लिया था, इसमें जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी। और इनिशियल वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करती हूँ, u से। ठीक है, तो यहाँ पर u0 ले लूँगी मैं, u0 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ 0 ले ली ना, u इनिशियल वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और रेस्ट पे ही होगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको 0 लेने के बाद क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। और जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। बट हम यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, सो इसको किसके को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसका यूज़ हम किस में करेंगे, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी जो है किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, और किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो जो अब एनर्जी क्या थी हमारी, जो भी काम करने की एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, काम करने की एबिलिटी को क्या बोलते थे हम, एनर्जी। और वर्क काम करने की एबिलिटी को, ठीक है, वर्क की एबिलिटी को, और वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से जो हमने डराइव किया है वो आपने याद रखना है हमेशा के लिए, भूलना नहीं है इसको। सो जो हमारा न्यूमेरिकल था, जो पीछे न्यूमेरिकल्स आए हैं वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो 11.1, पीछे जो न्यूमेरिकल्स आए थे वर्क से रिलेटेड वो देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो लग रही है वो कितने की लग रही है, 5 न्यूटन की। न्यूटन क्या हुआ, यूनिट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं धक्का दूंगी, कितने का, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड करूंगी, और ये क्या हुआ, खिसक के यहाँ से 2 मीटर दूर चला गया। ठीक है, ये ब्लॉक है, खिसक के कहाँ चला गया, 2 मीटर दूर चला गया। किस डायरेक्शन में गया, जिस डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ना, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज,
अब आप इस केस में देख सकते हो वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। फोर्स की डायरेक्शन में ही है ना डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जो वर्क डन होता है, अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर वर्क डन का आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, 5 2 ज़ा 10 न्यूटन मीटर यूनिट आ गई, और हम जूल यूज़ कर लेते थे उसके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे आप, जो ये वाला क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करना है इसको एक बार। जो ये एक्टिविटीज़ हैं बेटा बीच में, वो आप खुद ही ट्राई करोगे। उसको ट्राई करने के बाद जो भी पजल्स होंगी वो डिस्कस करेंगे क्लास में फिर। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी आए वीडियो बनी है आपको, आपने देखना है इसको और अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।